हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वायोसेवर्ट के नियमों के अनुप्रयोग में। और अनुप्रयोग में हम लोग आज पढ़ेंगे किसी ऋजुरेखीय सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हेडिंग क्या रहेगी? किसी सीधे लंबे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी लंबे सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं किसी परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और चालक तार का मतलब धारावाही चालक तार। तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिख देते हैं, माना एक परिमित लंबाई का चालक तार ए बी है या एक्स बाई है। एक परिमित लंबाई का चालक तार एक्स बाई है जिसमें विद्युत धारा I नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तब इसके कारण R दूरी पर, लंबवत दूरी है R, ये बात ध्यान रखना, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि एक परिमित लंबाई का चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I बह रही है और जिसके कारण R दूरी पर कोई बिंदु है P, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चालक तार बनाते हैं। चालक तार को नाम दे दिया X और Y, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I नीचे से ऊपर की ओर। और चालक तार से लंबवत दूरी R पर कोई बिंदु है P, जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब अगर वायोसेवर्ट के नियम के अनुसार हम देखें तो वायोसेवर्ट के नियम के अनुसार हम लोगों ने जाना है कि चालक तार के अल्पांश भाग के कारण हम बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब अल्पांश लंबाई की बात आ रही है तो हम मान लेते हैं कि चालक तार का एक छोटा सा भाग है CD। यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा भाग है C और D, जिसकी लंबाई है DL। लंबाई कितनी है? DL। ठीक है। अच्छा,
अब इस भाग से अगर हम बिंदु P को देखें तो मान लेते हैं कि बिंदु P की इस भाग से दूरी है x। बिंदु P की इस भाग से दूरी है x। अच्छा, ये जो CD भाग है, यहां से एंगल, क्योंकि साइन थीटा भी तो होता है, यहां से एंगल थीटा बनेगा। अब थीटा बनेगा तो ये दूरी x के बराबर ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका CD भाग है बहुत छोटा सा भाग है। अच्छा, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी जब न्यूनतम है तो यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि बिंदु P की दूरी, C से बिंदु P की दूरी और D से बिंदु P की दूरी दोनों लगभग समान होंगी। लगभग समान होंगी। यस यस यस। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये भी x दूरी ही है और ये भी x दूरी ही है। अब यहां से एंगल बन गया थीटा। तो अब विद्युत धारा एक समान रूप से बह रही है। इस बिंदु को हमने डाल दिया O। अब यहां पर विद्युत धारा तो एक समान रूप से बह रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वायो सेवर्ट का नियम लगा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे वायो सेवर्ट, वायो सेवर्ट, वायो सेवर्ट के नियम से। अब वायो सेवर्ट का नियम कहता है कि जब अल्पांश भाग है तो फटाफट लगा दीजिए क्या, बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0/4 पाई, ठीक है, इंटू विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बह रही है I, भाग की लंबाई बोले dl और बोले साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन दूरी। तो दूरी कितनी है भाई साहब, x दूरी है तो x का स्क्वायर हो गया। dp यहाँ पर अगर चाहो तो लिख दीजिए dp इक्वल cp, dp इक्वल cp। बराबर दूरियां लगभग में होंगी, ठीक है। और जब बराबर दूरियां होंगी तो इस तरीके से हमने वायो सेवर्ट का नियम लगा दिया। और वायो सेवर्ट का नियम लगाया। अब यहां पर अगर दोनों सिरे, ये जो दोनों सिरे हैं, बिंदु P पर कुछ ना कुछ कोण अंतरित कर रहे होंगे। जी हाँ, कर रहे होंगे। तो इस कोण को हमने एक छोटा सा नाम, कोण को नाम दिया d फाई। क्या कोण दिया? d फाई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में जैसे ही हम एलिमेंट को बढ़ा रहे हैं, इस छोटे से भाग की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो CO भाग है इसकी लंबाई अधिक है, इसकी लंबाई अधिक है, तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ बिंदु P पर कोण आंतरित कर रहा होगा। हाँ, तो इसको हमने नाम दे दिया फाई। अब बोले देखिए, ये जो आपका चालक तार है, इस चालक तार के दोनों सिरे अगर बिंदु P से मिला दिए जाएं, इस चालक तार के दोनों सिरे अगर बिंदु P से मिला दिए जाएं, तो ये भी तो बिंदु P पर कुछ ना कुछ कोण अंतरित कर रहे हैं। बोले हाँ, तो इस कोण को फाई 2 नाम दे दिया। और यहाँ से अगर बिंदु P को मिला दें, यहाँ से अगर बिंदु P को मिला दें, तो इस कोण को नाम दे देंगे फाई 2। क्या नाम देंगे? फाई 2। तो ये जो आपका कोण है इसको नाम दे दिया फाई 1, इधर को नाम दे दिया फाई 2। अब हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि छोटे से भाग के कारण अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, तो अब हमारे पास क्या बचता है? बोले पूरे तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आप समाकलन कर दीजिए। अब समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन के लिए हमारे पास यहाँ वेरिएबल देखने हैं, हमारे पास कौन कौन से मान हैं जो परिवर्तित हो रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा परिवर्तित हो रहा है तो समाकलन दिक्कत,
दिक्कत। उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रखते हैं, क्योंकि हमने समाकलन करना सीखा है भौतिक विज्ञान में एक वेरिएबल का, तो यहाँ भी हम एक ही वेरिएबल का समाकलन करेंगे, यानी कि एक के मान में ही परिवर्तन को हम देख के यानी कि उसी के हिसाब से हल करेंगे। चलिए अब परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन हमने देखा सबसे पहले हमारा क्या है, डीएल। विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विद्युत धारा तो एक समान बह रही है। लेकिन फिर उसके बाद में जैसे ही हम देखते हैं डीएल को, तो डीएल कह रहा है भैया छोटे से भाग की लंबाई पूरे चालक तार की लंबाई बदल रहा है। डीएल क्या है, बदल रहा है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी डीएल बदल रहा है। अब डीएल बदल रहा है, उसके बाद अगर हम थीटा की बात करें तो ये जो थीटा है, अब यहां से अगर आप एंगल बिंदु P पर देख रहे हैं तो ये जो एंगल अभी बना है, अभी ये एंगल कम है। लेकिन अगर हम इसको एलिमेंट को थोड़ा नीचे लेते हैं, ये छोटा सा भाग नीचे है, तो इस तरीके से होता, तो ये एंगल का मान थीटा का मान बड़ा होता। अगर थोड़ा और ऊपर देखें, यहां से एंगल देखें, तो थीटा का मान और छोटा हो गया। और ऊपर देखेंगे थीटा का मान और छोटा है। नीचे आएंगे थीटा का मान कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। यहां से थीटा भी आपका बदल रहा है। देखिए देखिए, यहां से आप ऐसे देख रहे हैं एंगल कम है, अगर इसी बिंदु को आप नीचे लेके आएंगे एंगल बढ़ गया। बिंदु P से ही देखिए एंगल बढ़ गया। तो अब थीटा भी बदल रहा है आपका, थीटा भी बदल रहा है, डीएल भी बदल रहा है। अब यक्स की बात करते हैं, तो ये जो यक्स दूरी है, ये जैसे जैसे इधर लेके आएंगे आर के बराबर हो जाएगी, जैसे जैसे इधर लेके आएंगे आर के बराबर हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो आर जो है वो आर से, यक्स जो है आर से बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी कि यक्स भी बदल रही है, यक्स भी बदल रही है। अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल है तीन, थीटा भी वेरिएबल है, डीएल भी वेरिएबल है और यक्स भी वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को ख़त्म करते हैं। तो वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए ये जो आपने छोटा सा भाग लिया है, इस छोटे भाग में एक आप क्या करिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर हम एक नॉर्मल खींच लेते हैं और इसको नाम दे दिया ई। और ये जो हमने नॉर्मल खींचा है, अब अगर आपको ये थोड़ी सी बड़ी दिख रही थी, तो अब आपको पता है कि ईपी और सीपी बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होंगे, ठीक। लेकिन हमने ये नॉर्मल इसलिए नहीं खींचा कि हमें ये बराबर सिद्ध करनी है, नहीं, क्योंकि हमें पता है छोटा सा भाग है। अब छोटा सा भाग है तो ये दूरियां बराबर होंगी। हमें ये नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है वो किसी दूसरे कारण बस, क्योंकि हमें इसमें से ये जो थीटा है इसको ख़त्म करना है। तो अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। अब हम लगाएंगे त्रिभुज, कौन सा है, तो त्रिभुज CED में, समकोण त्रिभुज CE और D में, CED में देखेंगे साइन थीटा को। किसको देखेंगे, साइन थीटा को। तो बोले साइन थीटा इक्वल होना चाहिए लंब बटे कर्ण। ये आपका कोण बन रहा है इधर, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब आपका हो गया CE और कर्ण आपका हो गया CD। मान रख दीजिए, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल आ जाएगा CE और बटे DL, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CE इक्वल आपका हो जाएगा DL साइन थीटा, DL साइन थीटा। ये देख लेना, ये एंगल इस टाइप का था, इस टाइप का, इस टाइप का। कहाँ बन गया भाई, कहाँ बन गया, कहाँ बन गया, ठीक है। इस तरीके से ये एंगल था ये। तो ये तीन भुजाओं के बीच एंगल बन रहा था, यही तो हमने लंबवत खींचा। ये लंब ही तो है, लंब है
तो इसके सामने की भुजा लंब, तो फिर तो ये कर्ण हो गई। इसी हिसाब से हमने बना दिया। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो सी डी इक्वल निकल के आया डी एल साइन थीटा। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज कौन सा है, सी ई और पी में, सी ई पी में। तो सी ई पी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कोण डी फाई बहुत सूक्ष्म कोण है। तो सूक्ष्म कोण है तो इसके लिए साइन कॉस टेन कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिलहाल में आप इसमें भी लगा सकते हो क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे डी फाई इक्वल आपका क्या होगा, बोले लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब वही हो गया सी ई, और कर्ण का मतलब सी पी, कर्ण का मतलब सी पी। अच्छा, यहाँ पर कोण बहुत छोटा है तो इसलिए इसके साथ साइन कॉस टेन कुछ भी नहीं लेंगे। तो यहाँ से ये साइन हम हटा देते हैं, तो आपका ये हो गया। यहाँ पर मैं मान रखेंगे तो डी फाई इक्वल आपका हो जाएगा सी ई, और अपॉन सी पी की वैल्यू है यक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई इक्वल आपका हो जाएगा यक्स डी फाई, यक्स डी फाई। अच्छा, गौर से देखिए, दोनों मान जो निकल के आए हैं, क्या दोनों मान आपस में बराबर होंगे, क्या दोनों मान आपस में बराबर होंगे? जी हाँ, क्योंकि ये जो लंब है वो दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, तब क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एल साइन थीटा इक्वल एक्स डी फाई, डी एल साइन थीटा इक्वल एक्स डी फाई। अच्छा, ये जो मान निकला है डी एल साइन थीटा, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अब हम लिख सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक में मान रख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, समीकरण एक से आपका हो जाएगा डेल्टा v इक्वल, देखना म्यू नॉट जैसा था अपॉन में 4 पाई वैसा रख दिया। इसके बाद में डीएल साइन आई, तो आई तो हमने वैसे ही रख दिया। अब डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा की एक्स डी फाई, तो एक्स डी फाई अपॉन में, तो अपॉन में बेटा आपका क्या है, तो अपॉन में हमारा है, अपॉन में है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स से कैंसिल हुआ। तो अब आपका बचा क्या, तो अब आपका बचा क्या, तो बचा हुआ यहाँ पर लिख रहे हैं, तब डेल्टा v इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई एक्स तो कैंसिल हो गया। तो अब आपका बचा है क्या, डी फाई, क्या बचा, डी फाई अपॉन में आपका बचा है एक्स। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास वेरिएबल कितना है, बोले देखिए अभी x है तो x तो वेरिएबल पहले भी था। अच्छा, फिर उसके बाद में हम यहाँ क्या लेके आए, बोले डी फाई लेके आए। डी फाई लेके आए, क्या डी फाई वेरिएबल है, डी फाई वेरिएबल है, यस डी फाई वेरिएबल है। छोटे से भागने यहाँ पर जो कोण बनाया उसको डी फाई, थोड़ा सा बड़ा हुआ फाई, और दोनों सिरे बना रहे हैं फाई 1 और फाई 2, यानी कि फाई भी आपका वेरिएबल है। अभी भी आपके दो वेरिएबल हैं भाई, एक वेरिएबल को और ख़त्म करना है और एक को ख़त्म करना है। तो इसलिए हम अब क्या करते हैं, त्रिभुज कौन सा, COP में, अब त्रिभुज COP में क्या रखना है, तो COP में कॉस थीटा लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्ण पता है, आधार पता है, और कर्ण और आधार जो है कॉस में रिलेशन बताता है, और कर्ण और आधार क्या करता है, कॉस में रिलेशन बताता है, कॉस में रिलेशन बताता है। इसी को तो हमें यक्स को ही तो रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कॉस थीटा लगा देते हैं। तो
कॉस थीटा का मतलब फाई इक्वल, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका हो गया ओपी, कर्ण, कर्ण का मतलब हो गया सीपी, मान लिख दीजिए, तो कॉस फाई इक्वल, ओपी का मतलब है आपका आर और सीपी का मतलब है एक्स। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल क्या निकल के आएगा, एक्स कॉस फाई, आर इक्वल क्या निकल के आएगा, एक्स कॉस फाई। लेकिन अगर यहीं पर हम वैल्यू निकालें, यहीं पर वैल्यू निकालें किसकी, एक्स की, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल आर अपॉन कॉस फाई, आर अपॉन कॉस फाई। जी हाँ, इसके मान को रख दीजिए, तब डेल्टा v इक्वल क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, और बेटा आपका है डी फाई, तो डी फाई अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, आर अपॉन कॉस फाई, आर अपॉन कॉस फाई। ये जो कॉस फाई है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा v इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई और डी फाई अपॉन आर। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास कितने वेरिएबल हैं। तो बेटा आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट चल ही रहा है, ये कांस्टेंट चल रहा है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ये आपका वेरिएबल है, क्योंकि ये नियतांक है। अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं आई, तो आई तो एक समान रूप से बह रही है, आई में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर इसके बाद में देखते हैं कॉस फाई, यस फाई हमारा बदल रहा था। आर, आर क्या है, लंबवत दूरी। अच्छा, लंबवत दूरी अगर हम देखें, लंबवत दूरी हर जगह एक समान होगी, मतलब लंबवत दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, आर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब आर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फाई में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे पास एक ही तो वेरिएबल है, क्या, फाई। कर दीजिए समाकलन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। लेकिन समाकलन करेंगे तो लिमिट भी इसकी देख लीजिए। इस चालक तार का एक सिरा बिंदु P पर कोण बना रहा है फाई 1 और दूसरा सिरा बिंदु P पर कोण बना रहा है फाई 2। अगर हम देखेंगे तो एक तरफ एंगल का मान यहां से अगर देखेंगे तो एक तरफ एंगल का मान बढ़ेगा और एक तरफ एंगल का मान घटेगा। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक तरफ जाने पर एंगल का मान बढ़ेगा, एक तरफ जाने पर एंगल का मान बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जाने पर एंगल का मान कम होगा। एक तरफ बढ़ेगा, एक तरफ कम होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक तरफ बेटा लिमिट को ले लेते हैं निगेटिव, तो फाई 1 आपका निगेटिव हो गया और फाई 2 आपका पॉजिटिव रहा। अब हमें करना है इसका समाकलन करना है, तो इसको थोड़ा साफ कर दें क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम साफ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम समाकलन करेंगे, तब पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, तो समाकलन कर देना है। समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन फाई 1 समाकलन, तो समाकलन का निशान फाई 1 फाई 2। अब बोले किसका समाकलन करना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर, इसी का तो समाकलन करेंगे। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे
तो यहाँ से हमें पहले ये देखना है कि वेरिएबल कौन है। तो वेरिएबल हम लोग देख चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, इसको बाहर ले लिया, माइनस फाई 1 और फाई 2, क्या बचा कॉस फाई और डी फाई। कॉस फाई का क्या होता है, बोले कॉस फाई का साइन फाई, कॉस फाई का साइन फाई। तो v इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। कॉस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई, साइन फाई। तो यहाँ से कॉस फाई का हो गया साइन फाई, लिमिट है फाई 1 और लिमिट है फाई 2। अब हमें लिमिट यूज़ करनी है। लिमिट यूज़ करेंगे तो आपको पता है अपर लिमिट को हमेशा लोअर लिमिट से घटाया, मतलब अपर लिमिट से हमेशा लोअर लिमिट को घटाया जाता है। तो v इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अब यहाँ पर साइन फाई 2 अपर लिमिट हो गई, माइनस साइन लोअर लिमिट माइनस फाई 1 है, ये हमने लिमिट यूज़ की। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है। अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो आपका बचना है b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर और साइन फाई 1 या फाई 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस साइन फाई 1, साइन फाई 1। यहाँ से अगर हम चाहें तो इस तरीके को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन फाई 1, साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। कुछ नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हमने फाई 1 और फाई 2 को, फाई 1 को पहले लिख दिया, फाई 2 को बाद में लिख दिया। तो ये था वायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग। और ये हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। ये बात हमेशा याद रखना आप लोग, ये हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। अब ये तो वायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग हो गया, यहाँ पर इस तरीके से हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब इसकी कुछ विशेष कंडीशन, विशेष स्थितियाँ क्या होंगी, चलिए इसको साफ करें, थोड़ा सा साफ करें इसको। ठीक है, विशेष स्थितियाँ इसकी क्या होंगी, तो विशेष स्थितियों में हम लोग बात करेंगे इस बिंदु की P की, कि बिंदु P क्या है और ये कहाँ कहाँ लाई करेगा, मतलब कहाँ कहाँ स्थित हो, तब चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम मान लें केस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट केस में अगर हम मान लें कि जो बिंदु P है वो चालक तार की सीध में है, यानी कि चालक तार की अक्ष पर हो। यदि बिंदु P चालक तार की अक्ष पर हो, अक्ष पर होने का मतलब ये आपका चालक तार है, ये आपका चालक तार है, और जो बिंदु P है ना, बिंदु P, इसमें मान लीजिए ऐसे विद्युत धारा बह रही, अगर या तो बिंदु P आपका यहाँ हो या बिंदु P यहाँ हो, अगर इस तरीके से बिंदु P है तब अगर ये कंडीशन आ रही है तो फाई 1 आपका
φ1 आपका 0 होगा, 0 डिग्री, और इक्वल होगा φ2। φ1 और φ2 कितने होंगे? 0 होंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे इस तरीके से और यहाँ से देखेंगे, दोनों एंगल कितने होंगे? 0 होंगे। 0 होंगे तो यहाँ से b इक्वल μ0/4 इंटू I/r, और साइन 0 प्लस साइन 0, फिलहाल में ये b बराबर आपका ओवरऑल हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ है आपका कितना? 0। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए ये ओवरऑल टर्म 0 हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई बिंदु P चालक तार की अक्ष पर मिले, चाहे आगे मिले चाहे पीछे मिले, लेकिन अगर चालक तार की अक्ष पर मिल गया तो फटाक से बोल देना कि 0 होगा चुंबकीय क्षेत्र। कितना होगा? 0 होगा। चलिए सेकंड केस देख लेते हैं। अब सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है? अगर ये जो बिंदु P है ना, ये बिंदु P यदि बिंदु P तार के एक सिरे के निकट हो, तार के एक सिरे के निकट हो, तार के एक सिरे के निकट हो। अब निकट होने का मतलब, तो निकट होने का मतलब ये है कि ये आपका तार है, ये आपका तार है, और ये इसमें विद्युत धारा बह रही है I। अब इसके निकट होने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि बिंदु P यहाँ हो, बिंदु P यहाँ हो, तो यहाँ से अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये तो एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, दूसरा देखेंगे तो दूसरा लगभग 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 0 के अप्रॉक्स होगा। कितना होगा? 0 के, मतलब बहुत छोटा होगा कोण। 0 तो नहीं, लेकिन ये तो आप मान सकते हैं कि बहुत छोटा एंगल होगा। अब ये जो एंगल बहुत छोटा होगा तो इसलिए हम इसको 0 मान लेते हैं। ये जो एंगल है बहुत छोटा होगा तो इसलिए हम इसको 0 मान लेते हैं। और यहाँ से ये लंबवत, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब φ1 इक्वल 90 डिग्री और φ2 इक्वल 0। φ1 इक्वल 90 डिग्री और φ2 इक्वल 0। या यहाँ पर होता तो हम बोल देते φ2 इक्वल 90 डिग्री और φ1 बोल देते 0 है। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आएगा? तो v इक्वल μ0/4 इंटू I/r, और ये आपका हो गया साइन 90 और प्लस ये हो गया आपका साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा v इक्वल μ0/4 इंटू I/r, I/r टेस्ला, I/r टेस्ला। तो इस तरीके से हम अगर बिंदु यहाँ पर हो तब इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अगर सपोज करिए कि चालक तार अनंत लंबाई का है तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर तीसरी सिचुएशन को हम इसको थोड़ा साफ करें, इसको थोड़ा सा साफ करें, तीसरी कंडीशन को लेके आते हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन थर्ड केस में क्या है? आपका थर्ड केस रहेगा यदि तार अनंत लंबाई का हो। अगर तार अनंत लंबाई का हो मतलब बहुत लंबा चालक तार है। अगर लंबा चालक तार होगा तो जरा देखना, अभी हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं।
ये मान लीजिए ये तार है आपका। अब ये तार है, यहाँ पर कोई बिंदु है P, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है P। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल लगभग 45, 50, 60, 70, 80 के समथिंग होगा। 45 अंश से ऊपर होगा, 45 अंश से ऊपर होगा, 60, 70, 75, 80 अंश के लगभग होगा। अगर इसी चालक तार को हम बढ़ा दें, इसी चालक तार को बढ़ा दें, मतलब इसकी लंबाई को इस तरीके से हम बढ़ाएं, और जब हमने लंबाई को इस तरीके से बढ़ाया, अब जो एंगल बनेगा भाई साहब, अब जो एंगल बनेगा, अब जो एंगल बनेगा ये लगभग 90 अंश का होगा। होगा कि नहीं? अगर चालक तार की लंबाई आप बढ़ाते हो तो ये जो अब एंगल बनेगा ये लगभग 90 अंश का होगा। और इसी तरीके से जब हम ऊपर लंबाई बढ़ाएंगे तो नीचे भी लंबाई बढ़ाएंगे तो दोनों कोण कितने होंगे? 90 अंश के। सुनिए, ये चालक तार हमने इतना लंबा लिया था बेटा, ये चालक तार है। बिंदु P पर जो एंगल बना लगभग 45 से ऊपर, मान लेते हैं कि लगभग 45 से ऊपर। फिर हमने क्या किया, चालक तार की लंबाई को बढ़ाया। अभी हमने एक और बढ़ाया, लंबाई को बढ़ाया। अब इस सिरे से अगर यहाँ पर देखेंगे तो एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा? 90 अंश। कितना होगा? लगभग 90 अंश। तो हम कह सकते हैं तब φ1 इक्वल φ2 इक्वल 90 डिग्री, यानी कि φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 90 अंश होगी। 90 अंश होगी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इक्वल μ0/4 पाई इंटू I/r, और साइन 90 और प्लस साइन 90। सही है बेटा? यहाँ से v इक्वल हमारा निकल के आएगा μ0/4 पाई इंटू I/r, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1, यानी कि आपका यह v इक्वल μ0/4 पाई इंटू I/r इंटू हो गया 2, 2 2 जा 4, यानी कि आपका इक्वेशन निकल के आया बेटा, इक्वेशन निकल के आया b इक्वल μ0/2 पाई इंटू I/r, μ0/2 पाई इंटू I/r टेस्ला। ठीक है, तो ये था बेटा किसी परिमित लंबाई या किसी लंबे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इस तरीके से ज्ञात करेंगे। और इनमें ये जो आपके केस हैं इनको विशेष ध्यान रखना बेटा, और इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला केस आपका ये थर्ड केस है, जो सबसे ज़्यादा यूज होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये आपका थर्ड केस। ये मैक्सिमम टाइम आपका थर्ड केस यूज होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक अच्छे से वायु सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के साथ। क्या होंगे अनुप्रयोग? वही वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर और उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।